Today we will discuss about the chemical reaction engineering. What is chemical reaction engineering? Is chemical reaction engineering also called reaction engineering or reactor engineering. It is specialty in chemical engineering dealing with chemical reactors. मीन्स केमिकल रिएक्टर्स में जो भी केमिकल इंजीनियरिंग इन्वॉल्व होती है वो उसको हम केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग के अंतर्गत ही स्टडी करते हैं। इसमें जो मेन होता है जो भी ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस विद इन द रिएक्टर्स आइदर नंबर ऑफ फेजेस प्रेजेंट्स या काइनेटिक्स इन्वॉल्व आर which contacting patterns we are using during the processing. All the things we have to study in chemical reaction engineering. Firstly, in chemical reaction engineering we study chemical kinetics. Chemical kinetics are also called reaction kinetics. Reaction kinetics. It is basically chemical kinetic study the rates of any chemical processes. It also include investigations of how different experimental condition can influence the speed of any chemical reactions and also give the yield information about the reaction mechanism as well as transition stage. Also this is very useful for construction of any mathematical model that involve in the reactors. In reactions we got output from input or which kinetics involve or which contacting patterns we are using during reaction. Means output will be the function of input kinetics involved in the reaction in the reactor and which contacting patterns means which type of flow we are using, either आपका बैच or semi batch or या semi continuous or continuous. Means the output will be the function of input kinetics and contacting pattern. This equation is also called the performance equation. The performance equation of the chemical reaction. If we change input, then output also affected. If we change kinetics means rate, अगर हम रेट को चेंज करेंगे तब भी आपका आउटपुट आपका अफेक्ट करेगा। अगर हम कंटैक्टिंग पैटर्न चेंज करेंगे कि कंटिन्यूअस ले रहे हैं या आपका बैच ले रहे हैं या सेमी बैच या सेमी कंटिन्यूअस ले रहे हैं तब भी आपका आउटपुट
आपका अफेक्ट करेगा। तो वो मेन जो फैक्टर्स होते हैं आपका बेसिकली इनपुट एंड काइनेटिक्स एंड contacting patterns. Kinetic include all the things, means by factors that affect the rate of reactions. Kinetics directly related to the rate of reactions. Then kinetics involve all the parameters that affect the rate of reactions. So इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि ये आपका परफॉर्मेंस इक्वेशन है। कोई भी केमिकल रिएक्शंस का जो परफॉर्मेंस इक्वेशन है आपका इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें अगर आप कुछ भी चेंज करेंगे तो आपका आउटपुट यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। सेकेंडली आपको किसी भी रिएक्शंस का, कोई भी रिएक्शन जब आपके रिएक्टर में हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि उस रिएक्शन का रिएक्शन रेट क्या है। रिएक्शन रेट, तो किसी भी रिएक्शन का रेट उसको डिटरमाइन करते हैं उसके कंसंट्रेशन को मॉनिटर करते हुए। कंसंट्रेशन में आपका हो सकता है आपका आइदर आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। दोनों कंसंट्रेशन को मॉनिटर करके रेट को हम डिफाइन करते हैं। और हमेशा क्या होता है कि किसी रिएक्शंस का जो रेट होता है वो रेट को हम लिमिटिंग रिएक्टेंट से ही हम उसको इवेल्युएट करते हैं। रीजन क्या होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट का, कि वो शॉर्ट ड्यूरेशन में ही डिसअपीयर हो जाता है। जो आपका अगर एक रिएक्टेंट आपका डिसअपीयर हो जाएगा तो वहां पे आपका फिर रिएक्शंस आपका डिमिनिश हो जाएगा। तो इस वजह से हम कभी भी जो भी रेट, हम रिएक्शन का रेट जो डिफाइन करते हैं, जो भी लिमिटिंग रिएक्टेंट है उसके कंसंट्रेशन से ही हम उसको इवेल्युएट करते हैं। सपोज आपके पास कोई रिएक्शंस है, रिएक्शंस ए प्लस बी इज इक्वल टू पी प्लस आर। कोई रिएक्शन आपने लिया ए प्लस बी इज इक्वल टू पी प्लस आर, ये आपके रिएक्टेंट है, आपके प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट में अगर हम रेट को रिप्रेजेंट करें तो आपका रेट ऑफ दिस रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए विल बी माइनस आर ए, एंड विथ रिस्पेक्ट टू बी माइनस आर बी, विथ रिस्पेक्ट टू पी आर पी, विथ रिस्पेक्ट टू आर आर आर। यहाँ निगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका ये जो रिएक्टेंट होंगे ड्यूरिंग द रिएक्शन ये डिसअपीयर होंगे, मतलब आपका धीरे धीरे आपका डिग्रेड होंगे, खत्म होते रहेंगे, हम प्रोडक्ट पी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो वहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, इस वजह से हम इसको प्लस साइन से आपका रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सपोज एट टाइम t इज इक्वल टू 0, the Na मतलब इनिशियल मोल्स ऑफ A will be Na नॉट, एंड किसी टाइम t इज इक्वल टू t आपका सपोज वहां पे आपका Na मोल्स आपका रिमेनिंग रहा। अगर कोई हम ये तो आपका t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू t पे अगर सपोज कोई हम इंटरवल लें जिसमें आपका टाइम आपका dt है और आपका नंबर ऑफ मोल्स जो भी आपका डिसअपीयर हो रहे हैं वो आपका DNA है, तो उस केस में हम किसी भी रिएक्शन का जो रेट होगा वो क्या होगा आपका मोल्स ऑफ ए कंज्यूम्ड डिवाइड बाय वॉल्यूम इनटू टाइम। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिंपली -1/v DNA ओवर dt, क्योंकि dt टाइम इंटरवल में आपका कंज्यूम कितना मोल हो रहा है DNA, तो आपका ये आपका मोल्स
मोल्स ऑफ ए कंज्यूम पर यूनिट टाइम आपका डीएनए ओवर डीटी पर यूनिट वॉल्यूम 1/V। तो नेगेटिव साइन यहाँ पे इसलिए है कि आपका जो यहाँ पे रिएक्टेंट की बात हो रही है, तो रिएक्टेंट आपका रिएक्शन साथ आपका क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है। अगर हम इसी सिस्टम्स को इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्जन देखें, इसी सिस्टम्स को इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्जन देखें यार फ्रैक्शनल कन्वर्जन देखें, तो आपका फ्रैक्शनल कन्वर्जन क्या होता है, आपका रिप्रेजेंट करते हैं एक्सए में। फ्रैक्शनल कन्वर्जन ऑफ ए होता है मोल्स ऑफ ए कन्वर्टेड, मोल्स ए कन्वर्टेड अपॉन मोल्स ए प्रेजेंट इनिशियली। शुरू में कितना मोल्स आपका प्रेजेंट है, और आपका यहाँ पे है मोल से कन्वर्टेड, कितना मोल्स आपका एक क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया है। तो आपका एज टी इक्वल टू 0 में इनिशियल मोल क्या थे आपका Na0, एट टी इक्वल टू टी पे कितना मोल्स बचे हैं Na। तो आपका यहाँ पे मोल से कन्वर्टेड कितना हो जाएंगे, Na0 माइनस Na डिवाइड बाई इनिशियल मोल्स आपके क्या थे Na0। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, Na इक्वल टू हो जाएगा आपका Na0 1 माइनस Xa। देन आपका जो आपका रेट एक्सप्रेशन है माइनस आर ए इन द फॉर्म ऑफ मोल्स, अगर इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शनल कन्वर्जन की बात करें तो आपका यानी कि वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो रेट क्या हो जाएगा, माइनस आर ए इज इक्वल टू -1/V डी ओवर डी टी Na0 इंटू 1 माइनस Xa R over after differentiating Na0 डिवाइड बाई V dxa ओवर dt। तो आप कन्वर्जन टर्म में भी आपका रेट को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें आपका आपके इसमें दो जो ये आपका वॉल्यूम जो वॉल्यूम है, ये आपका वॉल्यूम ऑफ कभी के हम रिएक्टर भी बोलते हैं, बट वॉल्यूम ऑफ एक्चुअली होता है वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इन द रिएक्टर। ये वॉल्यूम आपके कोई भी सिस्टम आपके बेसिकली टू टाइप्स होते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम, एक आपका वेरिएबल वॉल्यूम सिस्टम। कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम का मतलब यह है कि अगर आपका वॉल्यूम समय के साथ उसमें कोई चेंजेज नहीं हो रहा है तो आपका वहां पे हम कहेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम। क्योंकि अभी आपका हम कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम्स की अब यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, तो कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम में सिंपली क्या होता है, V इज इक्वल टू V0 एट T इज इक्वल टू 0 एंड Vt आल्सो विल बी V0। मीन्स अगर हम टाइम भी चेंज कर रहे हैं तो आपका V0 चेंज नहीं हो रहा है। इस मीन्स ये है कि आपका ये जो सिस्टम है वो आपका कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम में सिंपली क्या हो जाएगा, माइनस आर ए इज इक्वल टू Na0 बाई वी डी एक्स ए ओवर डी टी आर ओवर Na0 बाई वी नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। तो Na0 is the initial moles, then it will be the initial concentration of a Ca0 dxa over dt। तो आपका मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कंसंट्रेशन टर्म्स में ही आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आपका कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम है तो रेट आपने जो पहले रेट आपने डिफाइन किया था, इनिशियली जो आपने रेट डिफाइन किया था माइनस आर ए इज इक्वल टू -1/V DNA ओवर dt। चूंकि आपका V कांस्टेंट है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी ब्रैकेट में Na
वाई बाई वी ओवर डी टी, आर माइनस आर ए इज इक्वल टू एन ए बाई वी moles of A at any time t divide by per unit volume is called concentration of A at any time t. This will dCA over dt means rate of any reactions will be change in concentration per unit time. तो आप कंसंट्रेशन के टर्म में भी आपका रेट को क्या कर सकते हैं, आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या सिंपली आपका आपने एक रिलेशन आपने अभी इसके पहले जो फ्रैक्शनल कन्वर्जन के टर्म में आपको मिला था, ये वाला रिलेशंस एन ए इज इक्वल टू एन ए नॉट 1 माइनस एक्स ए। सिंपली इस इक्वेशन में आप क्या करिए, दोनों साइड से v से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, सॉरी डिवाइड करने के बाद एन ए नॉट बाई वी 1 माइनस एक्स ए, तो आपका क्या हो जाएगा, एन ए नॉट बाई वी सॉरी एन ए बाई वी इज इक्वल टू सी एन ए नॉट बाई वी इज इक्वल टू सी ए नॉट ब्रैकेट 1 माइनस एक्स ए। तो आपका कंसंट्रेशन कन्वर्जन साथ कैसे चेंज हो रहा है, आप इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ इस इक्वेशन से आपका ये है कि आपका मोल्स कन्वर्जन चेंज होगा तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे आपका चेंज हो रहे हैं ड्यूरिंग द रिएक्शंस। इसमें एक चीज आता है इस रिएक्शंस में कि आप अगर आपको एक रेट गिवन हो और दूसरा रेट को आपको कन्वर्ट करना हो, तो उस केस में आप क्या करें, कैसे एक रेट को दूसरे रेट में कन्वर्ट करेंगे। सपोज आपके पास कोई रिएक्शन है अल्फा ए प्लस बीटा बी इज इक्वल टू गामा सी प्लस डेल्टा डी। एक पास कोई रिएक्शंस है तो आपको एक रेट को दूसरे रेट में कन्वर्ट करना है। इफ यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम वेरिएबल वॉल्यूम को अगर हमको देखना हो तो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम या वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम। इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा, molecules alpha is the molecules of A involved in the reaction, similarly beta will be for B, gamma for C and delta for D. If alpha plus beta is equal to gamma plus delta, अगर आपका ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो हम कहेंगे सिस्टम जो है आपका क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम है या कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम है। इफ अल्फा प्लस बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा, तो हम इसको कहेंगे वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम, वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम। इससे भी हम देख सकते हैं कि कब कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम होगा, कब वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम होगा। अब आपको यहाँ जो भी है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये आपका क्या है, इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो उस केस में अगर हमको एक रेट से दूसरे रेट में अगर कन्वर्ट करना है तो रेट में क्या करेंगे, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन ए किससे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस आर ए डिवाइड बाय यहाँ पे अल्फा, इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, देन इक्वल टू माइनस आर बी डिवाइड बाई बीटा इज इक्वल टू आर सी डिवाइड बाई गामा इज इक्वल टू आर डी डिवाइड बाई डेल्टा। इन इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, एक रेट को दूसरे रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज आपका माइनस अगर रेट ऑफ रिएक्शन ए इस इक्वेशन का रिएक्शन रेट इस आपको गिवन है इन द फॉर्म ऑफ ए, तो आपको कन्वर्ट करना इन द फॉर्म ऑफ सी। तो आप क्या करेंगे, आप इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, माइनस आर ए डिवाइड बाई अल्फा इज इक्वल टू आर सी डिवाइड बाई गामा। तो यहाँ से आप क्या वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, आर सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका गामा डिवाइड बाई अल्फा इंटू माइनस आर ए। तो एक रेट से दूसरे रेट में क्या कर सकते हैं आप, इजिली इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिलेशंस।
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। वेरिएबल अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। इन रिएक्शन सिस्टम बेसिकली आपके छह फैक्टर्स जो होते हैं वो आपके अफेक्ट करते हैं। लेकिन आपका अगर सिस्टम अगर आपका होमोजीनियस है तो उसमें कुछ होमोजीनियस है तो उस केस में होमोजीनियस में सपोज आपके पास कोई लिक्विड लिक्विड रिएक्शंस है तो लिक्विड लिक्विड रिएक्शंस में अगर मिसबिल है इसमें एक टर्म्स आता है इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया। अगर आपका मिसबिल है तो सरफेस एरिया का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगर इमिसिबल है देन वहां पे सरफेस एरिया इन्वॉल्व हो जाएगा। कुछ फैक्टर्स होते हैं कि क्या होमोजीनियस में बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं, बट हेट्रोजीनियस में सभी फैक्टर्स क्या होते हैं, आपके सभी फैक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। बेसिकली आपके जो भी आपके 6 वेरिएबल्स है जो रिएक्शन रेट को अफेक्ट करते हैं। पहला आपका नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट में जो रिएक्टेंट है वो उसकी क्या नेचर है, नेचर इन द सेंस कि वो किस टाइप्स का है। इधर आपका अगर किसी बांड की बात करें तो आयनिक बांड है, या आपका वहाँ कोवैलेंट बांड है, या उसकी क्या कहते हैं पोलैरिटी क्या है, ओरिएंटेशन क्या है। इन सब पे आपका जो भी आपका उसका रिएक्टेंट का जो नेचर होता है वो भी अफेक्ट करता है आपका रेट पे। अफेक्ट इन द सेंस सपोज आपके पास दो है, कोवैलेंट बांड है, एक आपका आयनिक बांड है। आयनिक बांड क्या होता है, लेस एनर्जी या लेस हीट पे ब्रेक हो जाता है, और आपका कोवैलेंट बांड क्या होता है, कोवैलेंट में इधर फॉर्मेशन हो रहा है और आपका ब्रेकिंग हो रहा है, तो उसको क्या करेंगे, आपको हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। तो सेम टेम्परेचर पर अगर हम दो रिएक्शंस करा रहे हैं, एक में आयनिक बांड है, एक में आपका कोवैलेंट बांड है, तो आयनिक बांड लोअर टेम्परेचर ब्रेक हो जाएगा तो वहां पे रिएक्शन रेट क्या हो जाएगा, इनहेंस हो जाएगा। तो आपका जैसे आपका ये आयन एक्सचेंज होता है, आयन एक्सचेंज प्रोसेस होता है, आयन एक्सचेंज प्रोसेस होता है, या आपका एसिड बेस रिएक्शंस होते हैं, या आपके साल्ट फॉर्मेशन होता है। ये सब क्या होते हैं, आपके फास्ट रिएक्शंस होते हैं। लेकिन आपका आयन एक्सचेंज में आपका आयंस का ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अगर हम बात करें कि अगर कोई रिएक्शन आपका जिसमें आपका को वैलेंट बॉन्ड आइदर ब्रेक हो रहा है या फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस केस में अगर वैसे रिएक्शन जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व है वो रिएक्शंस क्या होंगे, आपके स्लो रिएक्शंस होंगे। इसमें आपका ज्योमेट्री भी इफेक्ट करती है, बॉन्ड पोलैरिटी, ज्योमेट्री या ओरिएंटेशंस क्या है वो भी क्या करेगा, आपका रेट पे इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट आपका सेकंड आपका पॉइंट है इसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मेन फैक्टर्स है। कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मेन फैक्टर है, क्योंकि क्या होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, सभी केसेस में नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो रेट होता है वो आपका कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपका कंसंट्रेशन किसी केस में कंसंट्रेशन अगर हम डबल कर देते हैं तो वहां पे क्या होता है, आपका रेट भी आपका डबल हो जाता है। तो इस वजह से कंसंट्रेशन आपका क्या होता है, डायरेक्टली अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शंस पे। अगर हम एक हाई कंसंट्रेशन, अगर हम हाई कंसंट्रेशन लेते हैं तो क्या होता है, उसमें आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हाई कंसंट्रेशन के अगर सोल्यूशंस को हम हीट करते हैं, रिएक्शंस करवाते हैं, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या करते हैं, वो रैंडमली मूव करते हैं। जब रैंडमली मूव करते हैं तो जो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स होते हैं वो आपका लार्ज होते हैं कंपेयर टू लोअर कंसंट्रेशन में। जब आपका उसमें कोलिजन ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका रेट क्या हो जाएगा, इनहेंस हो जाएगा। इसी वजह से हाई कंसंट्रेशन का कोई भी आपका रिएक्टेंट है तो उस केस वहां पे जो रेट होगा वो आपका इनहेंस हो जाएगा।
इसके पहले भी मैंने बताया कि रेट हमेशा डायरेक्टली, रेट मोस्ट ऑफ द केसेस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं रिएक्शन रेट के। तो कंसंट्रेशन आपका, अगर कंसंट्रेशन आप बढ़ाएंगे, अगर डबल करेंगे तो रेट भी आपका डबल हो जाएगा। तो इस केस में अगर लोअर कंसंट्रेशन है तो इधर कोलिजन थ्योरी से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि नंबर ऑफ कोलिजन्स, इफेक्टिव कोलिजन्स हो क्या होंगे, काफी कम होंगे। जब काफी कम होंगे नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, तो आपका रेट क्या हो जाएगा, वहां पे काफी कम रहेगा कंपेयर टू हाई कंसंट्रेटेड रिएक्टेंट का जो आप रिएक्शंस करवा रहे हैं। तो इसमें थर्ड पॉइंट आपका है टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट। थर्ड पॉइंट आपका है टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट। टेम्परेचर ऑफ किसी भी रिएक्शन का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो जो उसका रिएक्शन रेट होता है वो इनहेंस हो जाता है। क्यों इनहेंस होता है? क्योंकि आपका जब टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो मालिक्यूल्स क्या होते हैं, रैंडमली मूवमेंट करते हैं। तो रैंडमली मूवमेंट करने पे क्या होता है, एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल्स में क्या होते हैं, कोलाइड करते हैं। और जब मालिक्यूल्स कोलाइड करते हैं तो आपका वहां पे भी क्या होता है, आपका टेम्परेचर इनहेंस होता है। जब टेम्परेचर इनहेंस होगा तो रेट क्या हो जाएगा, अब इसलिए उसमें वहां पे इंक्रीज हो जाएगा। और जो आपका जो टेम्परेचर डिपेंडेंसी जो आपका एक देखा गया मोस्ट ऑफ द केसेज में, या मेनी रिएक्शंस में, सभी रिएक्शंस नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में एक ये देखा गया है कि अगर हम उसको किसी रिएक्शंस का रेट को अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएं, 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम उसको इंक्रीज करें, तो आपका रिएक्शन का जो रेट हो जा रहा है वो क्या हो रहा है, आपका डबल हो जा रहा है। रिएक्शन रेट आपका क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। अगर 10 डिग्री किसी किसी रिएक्शंस का अगर टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाते हैं तो आपका रेट डबल हो जा रहा है। समझने के लिए, सपोज आपके पास एक रिएक्शन आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है, दूसरा आपका 90 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है। तो आपका जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 90 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में अगर हम देखें तो आपका 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 मीन्स 7 इंटू 10, 7 टाइम्स 10 8 होगा, देन आपका 90 डिग्री आपको फाइंड आउट होगा। तो आपको पता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन रेट क्या हो रहा है, आपका डबल हो रहा है। तो आपका अगर 20 से 90 डिग्री कर रहे हैं तो वहां पर रिएक्शन रेट क्या हो जाएगा, 2 पावर 7 टाइम आपका क्या होगा, ग्रेटर होगा एट एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे, या फास्टर होगा एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंपेयर टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, इसमें आपका जितने भी आपका 10 का मल्टीप्लीकेशन होते हैं आपका वो क्या होता है, 2 के पावर n, जहां n क्या होता है, नंबर ऑफ इंटरवल्स इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ 10। तो उससे हम कर सकते हैं कि कितना एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर में अगर हम रिएक्शंस को चेंज कर रहे हैं तो कितना रेट आपका बढ़ेगा। ये मोस्ट ऑफ द केसेज में हम इसको क्या कहते हैं, कंसीडर करते हैं, बट सभी केसेज में नहीं होता है चीजें कि आप सभी रिएक्शंस के लिए आपका ये पॉसिबल नहीं है। आपका इसमें था फोर्थ जो पॉइंट है आपका, वो है इफेक्ट प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। फोर्थ पॉइंट आपका प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट एक्चुअली करता क्या है, जो भी आपका उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी भी रिएक्शंस को स्टार्ट होने के लिए, उस एनर्जी क्या करता है, रिड्यूस करता है। जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर रिएक्शन, जो भी रिएक्शंस के रिक्वायर्ड एनर्जी होता है उसको क्या करता है, रिड्यूस कर देता है कैटालिस्ट। मींस जो रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर रिएक्शंस क्या उसको बोलते हैं आपका एक्टिवेशन एनर्जी। कोई भी रिएक्शंस
जब तक एक्टिवेशन एनर्जी नहीं फाइंड आउट करेगा तब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। तो उस केस में जब आपका कैटालिस्ट क्या करता है, इसी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। सपोज कोई रिएक्शन है जिसको आपका 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको एक्टिवेशन एनर्जी आपको फाइंड आउट हो रहा है। देखो अगर आपका सपोज कोई रिएक्शन है जिसमें आपका विदाउट कैटालिस्ट है, विदाउट कैटालिस्ट है, विदाउट कैटालिस्ट है और टेम्परेचर आपका 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो क्या कर रहा है, अपना एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड आउट कर ले रहा है। और अगर हम उसमें आपका कैटालिस्ट ऐड कर दें तो हो सकता है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही वो अपना एक्टिवेशन एनर्जी आपका फाइंड आउट कर ले विद द एप्लीकेशन ऑफ कैटालिस्ट। तो जो आपका 100 डिग्री का जो डिफरेंस हो रहा है, 100 डिग्री का डिफरेंस हो रहा है, क्योंकि आपका कोई सिस्टम, दोनों सिस्टम पे टेम्परेचर सेम है, जो 100 डिग्री का जो डिफरेंस आएगा, तो 100 डिग्री का डिफरेंस क्या करेगा, इस वाले जो विथ कैटालिस्ट वाला रिएक्शन है उसके रेट को क्या कर देगा, वो आपका इनहेंस कर देगा, रेट को क्या करेगा, इनहेंस कर देगा। तो आपका एक्टिवेशन कैटालिस्ट का मेन काम होता है रिएक्शंस की एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करता है। तो जब एक्टिवेशन एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी तो अब सी बात है आपका वहां पे रेट इनहेंस हो जाएगा, क्योंकि आपका टेम्परेचर वहां पे ऑलरेडी हायर है। सम केसेस में आपका कुछ स्पेशल केसेस में आपके नेगेटिव कैटालिस्ट भी यूज होते हैं, बट वो आपका जनरल केस में ही मानते हैं कोई भी कैटालिस्ट क्या होता है, वो रेट को बढ़ाता है विदाउट इटसेल्फ बीइंग यूज्ड अप बाय द रिएक्शन। मतलब रिएक्शन में विदाउट वो यूज हुए वो क्या करता है, किसी भी रिएक्शन रेट को क्या कर देता है, इनहेंस कर देता है। बट सम नेगेटिव कैटालिस्ट वो क्या करते हैं, उस रेट को रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, अगर नेगेटिव कैटालिस्ट एड करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, तो उसको हायर टेम्परेचर की फिर रिक्वायरमेंट होता है एक्टिवेशन एनर्जी को गेन करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका, फिफ्थ पॉइंट है आपका सरफेस एरिया। नेक्स्ट पॉइंट आपका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मोस्टली आपका हेट्रोजीनियस केस में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन सम केसेस में होमोजीनियस सिस्टम में भी आपका इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अगर किसी भी रिएक्टेंट के अगर जो सरफेस एरिया इनहेंस होगा तो रेट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इनहेंस हो जाएगी। सपोज आपके पास आपका कोई भी मटेरियल्स को आपको डिजॉल्व करना है, एक आपका लार्जर साइज का 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर साइज का डाई का कोई आपका, आपने मटेरियल्स को वाटर में डिप कर दिया, उसी मटेरियल्स को क्या करिए आप ब्रिक छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लीजिए, देन उसको आपका वाटर में डिप करिए, तो रेट ऑफ डिजोल्यूशन जो होगा वो आपका स्मॉल वाले पार्टिकल्स का ज्यादा होगा कंपेयर टू लार्ज वाले पार्टिकल्स का। रीजन क्या होता है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो जो भी आपका एक्टिव सरफेस एरिया होता है, जहां जहां पे आपका रिएक्शंस होता है, वो आपका इनहेंस हो जाता है। और आपका ये मोस्टली आपका हेट्रोजीनियस, मैंने बताया कि जहां पे सॉलिड गैस रिएक्शंस या लिक्विड सॉलिड रिएक्शंस होते हैं, वहां पे आपका ये सरफेस एरिया ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। होमोजीनियस सिस्टम में अगर आपके पास कोई रिएक्शन हो रहा है जिसमें आपका लिक्विड प्लस लिक्विड फेज है, लिक्विड प्लस लिक्विड फेज हैं, अगर ये दोनों इमिसिबल होंगे, इमिसिबल होंगे, तभी आपका सरफेस एरिया क्या करेगा, आपका अफेक्ट करेगा। तभी आपका सरफेस एरिया आपका अफेक्ट करेगा। अगर आपका इमिसिबल नहीं है तो क्या होगा, दोनों डिजॉल्व हो जाएंगे, तो सरफेस एरिया का कोई काम नहीं होगा। इमिसिबल होने का मेन क्या है कि जैसे आपके पास सपोज कोई आपका वाटर है, एक आपका ऑयल है, दोनों आपके मिक्सचर नहीं होंगे, आपका मिक्स नहीं होंगे, वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। तो आपका जितने सरफेस फ्लोट करेगी, जितना सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा, उतने सरफेस पे क्या होगा, ऑयल का फ्लोटिंग आपका एरिया आपकी बढ़ती जाएगी। तो सेम केसेस जैसे आपका रिएक्शंस में है, दोनों आपका जितना सरफेस उसका कंट्रैक्टिंग सरफेस आपका मिलता जाएगा, उतने कंट्रैक्टिंग सरफेस पे स्प्रेड होकर के रिएक्शंस आपका वहां पे स्टार्ट हो जाएगा।
तो आपका ये होमोजीनियस सिस्टम्स में अगर आपका इमिसिबल है, लिक्विड लिक्विड अगर दोनों आपका इमिसिबल है, तो वहां पे क्या होता है, आपका ये सरफेस एरिया का इन्वॉल्वमेंट होता है। अदरवाइज आपका अगर आपका सभी मिसिबल है तो कोई सरफेस एरिया का इन्वॉल्वमेंट होमोजीनियस सिस्टम में आपका नहीं होता है। मेनली आपका हेट्रोजीनियस सिस्टम है, जैसे अभी आपकी कोल या लकड़ी को बर्न करते हैं नॉर्मल, तो लकड़ी को बर्न करते हैं, एक बड़ा साइज का आपका कोई लकड़ी को हमने बर्न किया तो उसका जो रेट ऑफ बर्निंग होता है काफ़ी कम होता है। अगर उसी को हम ब्रेक करके पार्ट में आपको बर्न कराएं तो रेट ऑफ बर्निंग बढ़ जाती है। रीजन क्या होता है, सरफेस एरिया इनहेंस होने के कारण। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज द प्रेशर। प्रेशर का जो मेन इफेक्ट होता है वो आपका होता है किस पे, आपका गैसियस रिएक्टेंट पे। मेन इफेक्ट होता है गैसियस रिएक्टेंट पे। बाकी लिक्विड और सॉलिड रिएक्टेंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता है, बहुत लेस अमाउंट होता है। वेरी हाई प्रेशर पे भी बहुत ज़्यादा डेविएशन नहीं होता, लेकिन गैसियस रिएक्टेंट में क्या होता है, आपका प्रेशर का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर प्रेशर हम किसी गैसियस रिएक्टेंट का अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ाने पे क्या होता है, उसका वही आपका मालिक्यूल्स, जब वॉल्यूम कम होने से मालिक्यूल्स क्या होंगे, आपस में रेंडमली मूव करेंगे। रेंडमली मूव करते हैं तो फिर वही आपका कोलिजन होता है। नंबर ऑफ कोलिजन्स, उसमें इफेक्टिव कोलिजन्स आपका बढ़ जाता है। तो जब नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ने से क्या होता है, हीट रिलीज होती है सम अमाउंट। वो हीट क्या होगी, वहाँ टेम्परेचर को इनहेंस करने के, उसमें टेम्परेचर को इनहेंस करती है। और जब किसी भी रिएक्शन सिस्टम का जो टेम्परेचर अगर इनहेंस हो गया तो वहाँ पे क्या होती है, आपके रेट बढ़ जाती है। तो आपका जो प्रेशर का मेन इफेक्ट आपको गैसियस रिएक्टेंट में ही देखा गया है। बाकी लिक्विड या सॉलिड में बहुत रेयर, वेरी हाई प्रेशर पे, जो कि मोस्टली रेयर रिएक्शन सस्टेंड होते हैं, उसी पे आपका थोड़ा इफेक्ट होता है। अदरवाइज उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है आइदर लिक्विड और सॉलिड रिएक्टेंट पे। नेक्स्ट आपका व्हाट इज रिएक्शन। रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें वन और मोर सब्सटेंस, रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच वन और मोर substance called reactant get converted into one or more different substance called product। मीन्स रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें वन और मोर सब्सटेंस वो आपका कन्वर्टेड होते हैं वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंस में। जिस जो वन और मोर सब्सटेंस जो कन्वर्ट होता है वो आपका रिएक्टेंट, जिसमें कन्वर्ट होता है वो आपका प्रोडक्ट होता है। तो आपके बेसिकली जो आपका रिएक्शन सिस्टम है ये डिफरेंट कंडीशन पे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अगर हम फेज की बात करें, नंबर ऑफ फेज प्रेजेंट के बेस बात करें तो आपका बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फेजेज प्रेजेंट, अगर नंबर ऑफ फेज प्रेजेंट की बात करें तो बेसिकली आपके क्या होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। टू टाइप्स, फर्स्ट आपका सिंगल फेज रिएक्शन, सिंगल फेज रिएक्शन आर होमोजीनियस रिएक्शन, होमोजीनियस
रिएक्शन, दूसरा आपका मल्टीफेज रिएक्शन, मल्टीफेज रिएक्शन, ROR हेटेरोजीनियस रिएक्शन। हेटेरोजीनियस रिएक्शन बेसिकली अगर नंबर ऑफ फेज प्रेजेंट की बात करें तो बेसिकली आपके टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द सिंगल फेज रिएक्शंस आर होमोजेनियस रिएक्शंस, सेकंड वन इज द मल्टीफेज रिएक्शंस आर हेटेरोजीनियस रिएक्शंस। सिंगल फेज रिएक्शंस इस इटसेल्फ आप रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऐसे रिएक्शंस जिसमें केवल एक ही फेज आपका इन्वॉल्व होता है, वो आपका क्या होता है, सिंगल फेज रिएक्शंस होता है या होमोजेनियस रिएक्शंस होता है। सिंगल फेज रिएक्शंस होमोजेनियस रिएक्शंस में केवल एक ही फेज रहता है। अगर आपका लिक्विड रिएक्शन लिक्विड है तो लिक्विड ही रहेगा, अगर गैस है गैस रहेगा। तो उस केस में सपोज एग्जाम्पल में जो आपका हाउस होल्ड गैस, जो बर्निंग ऑफ हाउस होल्ड गैस, बर्निंग ऑफ हाउस होल्ड गैस, जो आपका घरों में जो गैस आपको जलाते हैं जिससे आपका हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो आपका क्या होता है वहां पे, आपका सिंगल फेज रिएक्शन है या आपका होमोजेनियस रिएक्शन है। दूसरा आपका मल्टी फेज रिएक्शन है, हेट्रोजीनियस रिएक्शन। मल्टी फेज रिएक्शन मीन्स मल्टी, मोर देन वन, जहां पे एक से ज्यादा फेज प्रेजेंट हो, ऐसे रिएक्शन सिस्टम जिसमें मोर देन वन फेज प्रेजेंट हो, वो आपके क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस रिएक्शंस होते हैं। तो फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल, ROR अटैक ऑफ सॉलिड बाय एसिड्स, अटैक ऑफ सॉलिड बाय acids. This type of reaction is called multiphase reaction or heterogeneous reactions. नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस आपके हैं बेस्ड ऑन स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन। स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन के बेस पे हम अगर क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें आता है, ये बेसिकली टू टाइप्स होते हैं, ये आपके टू टाइप्स के होते हैं। सिंगल रिएक्शन, पहला, दूसरा आपका मल्टीपल रिएक्शन, मल्टीपल रिएक्शन। सिंगल रिएक्शंस में ऐसे रिएक्शंस जिसका रेट हम सिंगल स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकें, वो आपका क्या होता है, सिंगल रिएक्शन सिस्टम्स होते हैं। मतलब सिंगल रिएक्शन सिस्टम्स में एक वन स्टोइकियोमेट्रिक equation is required for represent the rate of reaction, for represent the rate of reaction. For example, hydrogen peroxide, decomposition of hydrogen peroxide, तो H2O2 it get converted into H2O plus O2। अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 2 बैलेंस आउट हो जाएगा। तो सिंपली इस ऐसे इक्वेशंस को हम आपका एक ही स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन में इसके रेट को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन मल्टीपल रिएक्शंस में क्या होता है, जहां पे
मोर देन वन, किसी भी रिएक्शन में अब अगर मोर देन वन स्टेप्स इन्वॉल्व होगा तो मोर देन वन स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी उसके रेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ऐसे रिएक्शन जहाँ पे एक से ज्यादा इक्वेशन स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन की रिक्वायर्ड होती है उस रेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ऐसे रिएक्शन सिस्टम बोलते हैं मल्टीपल रिएक्शन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल NO2 प्लस CO इज इक्वल टू NO प्लस CO2। इसको बेसिकली 3 स्टेप की जरूरत होती है इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। स्टेप 1, 2NO2 G फॉर गैस इज इक्वल टू NO3 G प्लस NO। स्टेप 2, COG प्लस NO3G इज इक्वल टू CO2G प्लस NO2G। एंड स्टेप 3, COG प्लस NO2G इज इक्वल टू CO2G। बेसिकली आपके 3 स्टेप रिक्वायर्ड होता है इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो 3 स्टेप्स के लिए फिर आपका जो रेट क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस जो हम रिप्रेजेंट करेंगे, मोर देन वन स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन रिक्वायर्ड होगा इस रेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ऐसे इक्वेशंस को बोलते हैं मल्टीपल रिएक्शन सिस्टम। मल्टीपल रिएक्शन सिस्टम भी बेसिकली आपके 2 टाइप्स होते हैं। टाइप ऑफ मल्टीपल रिएक्शन सिस्टम बेसिकली आपके 2 टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ मल्टीपल रिएक्शन सिस्टम, ये आपके 2 टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज द पैरेलल रिएक्शन, सेकंड वन इज द सीरीज रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन सिस्टम्स में आपका दोनों आपका जो प्रोडक्ट होते हैं एक ही रिएक्टेंट से आपके 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है पैरेलल रिएक्शंस में। जैसे आपका ए आपका बी भी बनाएगा, ए से आपका सी भी बनेगा। इसमें आपको एक, इसमें बी को हम बोलते हैं डिजायर्ड प्रोडक्ट और सी को बोलते हैं डिजायर्ड प्रोडक्ट। सपोज आपको यहाँ पे कांस्टेंट K1 है, यहाँ पे कांस्टेंट आपका K2 है। तो ऐसे रिएक्शन सिस्टम बोलते हैं पैरेलल रिएक्शन सिस्टम। पैरेलल रिएक्शन सिस्टम और आपके सीरीज रिएक्शन सिस्टम में आपका एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, देन फाइनल, देन अनदर प्रोडक्ट बनता है ए आर एंड देन यस। ए आपका आर बनेगा, देन उसके बाद आपका यस बनेगा। इसमें क्या है कि
ये आपका दोनों आपके साइमल्टेनियसली आपका क्या होते हैं, बनते हैं। इधर आपका अगर ए से बी भी बनेगा, ए से सी भी बनेगा। तो अब कंडीशन क्या है कि आपका कि बी ज्यादा होगा या सी ज्यादा होगा, वो आपका डिपेंड करता है कंडीशन में किसका आर्डर ज्यादा है या कंसंट्रेशन ज्यादा है। अगर आपका आर्डर एक का ज्यादा है, सपोज इसका आर्डर ज्यादा है, तो अगर आपका कंसन आर्डर ज्यादा है, कंसंट्रेशन आपका ज्यादा करेंगे, कंसंट्रेशन अगर ज्यादा करेंगे तो इसका भी रेट आपका इसके कंपेयर्ड में इसका आर्डर कम है, बट कंसंट्रेशन अगर काफी ज्यादा करेंगे तो रेट भी इसका भी इनहेंस होगा। तो दोनों क्या करते हैं, फिर हम उसको ये देखते हैं कि किस कंसंट्रेशन पे, किस आर्डर पे जो डिजायरेबल प्रोडक्ट है वो क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा। तो वही कंडीशन हम यूज करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ डिजायर प्रोडक्ट। सेम आपके सीरीज रिएक्शंस में ए फॉर्म करता आर और देन आर फॉर्म करता एस। तो आपका इसमें क्या होता है, जो आपका डिजायरेबल प्रोडक्ट क्या होता है इसमें आर, और आर बनेगा देन एस बनेगा। तो हमारा मेन पर्पज क्या होता है, आर को मैक्सिमाइज करने का। आर को मैक्सिमाइज करेंगे, जब आर को मैक्सिमाइज करेंगे तभी आपका यस मिनिमाइज होगा। मैक्सिमाइज करेंगे तो टाइम, किस टाइम पे वो आपका आर मैक्सिमम हो रहा है, उस टाइम को कैलकुलेट करके देन हम क्या करते हैं, उस रिएक्शन को स्टार्ट करवाते हैं, और जिस समय पे वो आर मैक्सिमाइज हो रहा है वहीं पे आपका उसी समय से हम क्या करते हैं, उसको डिस्चार्ज आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से आपका मैक्सिमम आर आपको फाइंड आउट हो जाता है।